जी, दूसरा नए मित्रों की अगर बात की जाए, मेरा सवाल ये था कि यूपीए में चाहे लोजपा साथ में, एनडीए में चाहे लोजपा साथ में आई हो या दूसरे लोग आए हो साथ में, ये लोग स्थायी हो सकते हैं या मौका मिला तो दाएं बाएं हो सकते हैं, चाहे यूपीए के संगठक दल हो या चाहे एनडीए की हो। वर्तमान जो स्थिति है उसकी बात करें तो निश्चित तौर पे इन लोगों की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। जो जो क्षेत्रीय क्षत्रप दल हैं वो अपने इंटरेस्ट में बात करेंगे। अभी जगन रेड्डी का स्टेटमेंट आया कि जो भी सरकार सत्ता में आएगी हम उनका साथ देंगे, वो हमारे बेनिफिट के लिए सोचे। बीजू जनता दल वाले ये कह रहे हैं कि जो भी सरकार बनेगी हम उसके साथ जाएंगे। इसका मतलब एनडीए की जाएगी तो एनडीए के साथ जाएंगे, यूपीए की सरकार आएगी तो यूपीए के साथ जाएंगे। उनको अपने इंटरेस्ट की बात है। ममता भी उसी आइडियोलॉजी की बात है, जयललिता भी उसी आइडियोलॉजी की है, डीएमके भी उसी आइडियोलॉजी की है। तो ये लोग बाग किसी के साथ परमानेंटली रहने वाले नहीं है। लोग जो पासवान साहब 2002 में मोदी के गोधरा जो कांड हुए थे उसकी इतनी जबरदस्त उन्होंने जो है कंडेम किया था, आज वो उन्हीं के साथ हैं। तो इन लोगों को अपना इंटरेस्ट ज्यादा है, अपने क्षेत्र का इंटरेस्ट ज्यादा है, अपनी जाति का इंटरेस्ट ज्यादा है। ये लोग बाग परमानेंटली इनके साथ रहेंगे, इसमें संदेह है। एक सवाल है मेरा, आज की ही बात है, जयललिता को लेकर के सारे समाचार पत्रों में है कि नरेंद्र मोदी की अच्छी दोस्त हैं और नरेंद्र मोदी बेशक तमिलनाडु जब गए उनकी बुराइयां की हों लेकिन गहरे दोस्त हैं। यही बात उन्हीं के एक पूर्व सांसद और फॉर्मर रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं मलय स्वामी जी, उन्होंने कहा कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो उन्होंने जो संकेत दिए वो दिए कि एनडीए के साथ जयललिता जा सकती हैं, लेकिन जब उन्हें पता चला किस तरह का बयान जारी किया तो उन्होंने पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो ये जो रुख है जयललिता का, और बीजेपी जयललिता के रुख का कड़ा अनुभव वाजपेयी जी के वक्त देख चुकी है, क्या माना जाए इससे? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि दोस्ती एक अलग चीज। लोकतंत्र में हर आदमी एक दूसरे का दोस्त हो सकता है, परंतु जब विचारधारा की बात आएगी, जब अपने क्षेत्र की बात आएगी, जब अपने इंटरेस्ट की बात आएगी, तो उसमें ये चीजें पीछे चली जाती हैं। आगे वही चीज सामने आएगी जो उनके इंटरेस्ट की होगी, जो इनका हित साधेगी, जो उनके स्टेट को देखेंगी, जो उसके पैकेज की बात करेंगे। तो दोस्ती जो लोकतंत्र में ऐसे नहीं चलेगी कि हम उसकी वजह से एक पार्टी अपना सारा चीज नौछावर कर दे। अगर वही दोस्ती होती तो जब तमिलनाडु में जब मोदी जी गए थे तो उन्होंने जयललिता को कंडेम किया था, उनके टेन्योर को कंडेम किया था, उनकी कार्यशैली को कंडेम किया था। तो ये चीजें सेकेंडरी हैं, इसको मैं नहीं मानता कि इसकी वजह से कोई चीजें आगे आएंगी और इसकी वजह से जो है उनका गठबंधन हो सकता है। चलिए, एक बार मोहनलाल जी गुप्ता हमारे साथ में है, जयपुर शहर के विधायक हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगा, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। मोहनलाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कि विधानसभा चुनाव हाल ही में हुए हैं, 163 सीट आप लोगों ने हासिल की हैं और न केवल 163 सीट, 5 राज्यों में चुनाव हुए, उनमें से 4 राज्यों में आपकी सरकार भी बनी। उस वक्त 3 चीजें निकल करके सामने आ रही थी, करप्शन और महंगाई, 2 चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, जिसका असर राज्यों में भी दिखाई दिया। और गवर्नमेंट किसी की भी बने, लोकहित के काम होते ही हैं, वो सब चीजें भी गौन हुई। और उसके अलावा एक रहा मोदी लहर का, जिसका असर भी आपके चुनाव पे साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन लोकसभा चुनाव में ये चीजें बीजेपी के लिए कितनी कारगर रही? बहुत कारगर रही है। कांग्रेस का जो 10 साल का टेन्योर रहा और उसमें यूपीए सेकंड का जो टेन्योर रहा, उसमें जनता को बहुत ज्यादा निराशा हुई। कांग्रेस के और उसके सहयोगी साथी और उनके मंत्रिमंडल के लोग जेलों में गए, अन्ना का आंदोलन हुआ, भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर था, महंगाई अपनी चरम सीमा पर थी, और उसी विद्रोह की वजह से जनता ने मोदी का साथ थामा और एक पॉजिटिविटी देखी कि मोदी ये ऐसा व्यक्ति है जो देश की इस परिस्थिति में देश को आगे बढ़ा सकता है, उनकी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है, और अब मोदी को एक छत्र नेतृत्व देना चाहिए, ऐसा युवाओं का भी सोच रहा। और बहुत मात्रा में लोगों ने उत्साह के साथ में वोट किया, घर घर से वोट स्वेच्छा से निकल के आए। और मैं 1977 से मैं राजनीति में हूं, 1977 का चुनाव देखा, आपातकाल के बाद जिस प्रकार का वातावरण था इंदिरा गांधी के खिलाफ, उसी प्रकार का एक वातावरण, उससे भी ज्यादा वातावरण उस वक्त खिलाफत में था, इस वक्त पॉजिटिवनेस में है, सकारात्मक है कि मोदी को लाना है। मोदी में एक आशा की किरण दिख रही है और मोदी को इस प्रकार से लाना है कि किसी प्रकार का कोई संदेह, गुंजाइश या किसी प्रकार के समझौते की आशा नहीं रही, और पूर्ण बहुमत के साथ में बीजेपी को लाएंगे, मोदी को लाएंगे, ताकि वो देश को एक नई दिशा और एक नया निर्माण कर सके। चलिए, नए निर्माण की बात भी कही आपने, लेकिन एक बार इस चुनाव में बहुत अलग भी देखने को मिला कि बीजेपी ने केवल एक फेस को आगे रखा, जिसका विरोध
अक्सर बीजेपी कांग्रेस के लिए करते आई है। देखिए, ये जो फेस को जो आगे रखने वाली बात आप कर रहे हैं, इस फेस के ऊपर कितने आक्रमण किए इन कांग्रेस के लोगों ने। इन धर्मनिरपेक्षवादी, जो तथाकथित धर्मनिरपेक्षवादी लोग हैं, उन्होंने कितनी बार मोदी के ऊपर आक्रमण किए। हर आदमी जाता था गुजरात में, उसके ऊपर आक्रमण करता था। जितनी ज्यादा गेंद को उछाली, उतनी ज्यादा उछल के सामने आई है। ये बात कांग्रेस के लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, विरोधी लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि किस प्रकार से एक व्यक्ति को बदनाम करने का प्रयास किया। नहीं, लेकिन आज सारे लोग, जो बीजेपी आरोप लगाते आ रही है, वो काम बीजेपी ने किया, तो अंतर कहां रहा? सारे लोग ये देख रहे हैं कि अकेले मोदी को दोषी ठहराया जा चुका है, जा रहे हैं, जबकि वो निर्दोष है। लेकिन ये कहा राज्य में किस प्रकार का कोई ऐसे कार्रवाई नहीं हुई, उसके नेतृत्व में कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बावजूद भी जो आदमी जाए मोदी मोदी मोदी, तो जनता ने कहा अच्छा ठीक है, मोदी का विरोध करते हो, हम मोदी को दे रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में। वो जीत के आएगा और प्रधानमंत्री बनेगा। चलिए, लेकिन कमल निशान को इस बार आप लोगों ने गौन किया। कमल निशान के साथ ही आ रहा है मोदी। चलिए, बात ठीक है, माहिर साहब आपके पास आना चाहूंगा। माहिर साहब, मेरा सवाल ये है कि आपको एक राजनीतिक अनुभव, उसके नाते मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस बार एनडीए को, यूपीए को, या तीसरे जो लोग हैं उनको अगर बहुमत पूरी तरह से नहीं मिल पाता है, तो कांग्रेस अगर उस पोजीशन में बनती है कि मजबूत विपक्ष की भूमिका तो निभा सकती है। आप लोग लगातार ये बात कर रहे हैं कि हम सांप्रदायिक ताकतों को रोकेंगे, यानी सीधा बीजेपी को रोकने की कोशिश की जाएगी, जो आपकी पार्टी के स्तर पर चर्चा भी है। सोनिया गांधी जी ने कल इस तरह के संकेत भी दिए। लेकिन किसमें भरोसा करेंगे फिर आप? देखिए, ऐसा है राजनीति में और डेमोक्रेसी में जीत और हार दोनों होती है जी। मैं पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। मैं उसी पे पूछना चाह रहा हूं, लेकिन आपकी भूमिका होगी किसके साथ? वही बात कह रहा हूं। जो ये मजबूती की बात कह रहे थे मोहनलाल जी, इनकी मजबूती ये थी कि बिहार में जो पिछला 2009 का लोकसभा चुनाव रामविलास पासवान खुद नहीं जीत पाए, उन्होंने 12 सीटें दी हैं। मोदी जी बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, तो अपना दल जिसका कोई अस्तित्व पूरे यूपी में कहीं कुछ नहीं है, 1-2 एमएलए, उनको जो है 2 पार्लियामेंट की सीट दी है ताकि खुद जीत जाए। ये तो इनकी मजबूती है। मैं कुल मिला के आपको कहना चाहता हूं, आपने सही बात अनिल जी ने कही, वही मैं कह रहा हूं कि आरएसएस कंट्रोल करती है। किसी ने नहीं पूछा, आरएसएस ने डायरेक्शन दिए कि मोदी जी दोनों जगह से जीते तो बड़ौदा से इस्तीफा दें, बनारस से एमपी रहना चाहिए। डायरेक्शन दिए कि अडवाणी जी जो है मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। किसने पूछा था? अडवाणी जी ने तो पूछा नहीं कि हम मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। इसलिए इनको सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। जब आप यूपीए में कहते हो तो सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी, तो उनका कंट्रोल था ही, शक्ति का केंद्र थी। आपके भी आप कह रहे हो कि साहब संसदीय दल का नेता या एनडीए का अध्यक्ष, पहले जॉर्ज फर्नांडिस को बनाया, अगर आप अब अडवाणी जी को बनाते हो तो उनका कंट्रोल और दखल तो रहेगी। लेकिन आरएसएस के लिए इनकार क्यों करते हो? आपको क्या साहब हम चला रहे हैं देश में सरकार को पीछे से सपोर्ट करके, इनकार करने की क्या बात है? दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, ये बात सही है कि देखिए एक व्यक्ति बदलाव चाहता है, उसके बदलाव की इच्छा भी है, लेकिन ये जो दल जीत के आएंगे, ये बिहार के लोगों की आदत है कि हमको तो रेल मंत्रालय चाहिए, फलाने को चाहिए कि मुझे जो है ये मंत्रालय चाहिए। तो ये स्थिति जो गुजरात में शासन चला लिया, वो केंद्र में चलाना इतना आसान नहीं है। गठबंधन की सरकार कांग्रेस ने बहुत अच्छे तरीके से चलाई। मैं तो अब भी ये कह सकता हूं, कांग्रेस का आपने पूछा, अगर तीसरे मोर्चे में कहीं यूनिटी दिखी, तीसरे मोर्चे को कांग्रेस बाहर से समर्थन दे सकती है। ये बात पार्टी लेवल पर चर्चा में भी है और बात आई। चलिए बद्री जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। अभी आपने देखा और आरोप लगाया माहिर साहब ने, और उन्होंने कहा कि सच्चाई है, आरोप नहीं है, सच्चाई है, इसे स्वीकार करना चाहिए कि कंट्रोल बीजेपी का आरएसएस ही कर रही है। स्वीकार करने की बात तो यह है कि जितने भ्रष्टाचार और जितना अन्याय हुआ, उसमें से यहां का व्यक्ति तड़प उठा और एक ईमानदार व्यक्ति की तलाश शुरू हुई है पूरे देश में, हर पार्टी में, मुखिया के रूप में और बीजेपी को में भी। और एक ईमानदार व्यक्ति कहां मिल सकता है, मेहनती व्यक्ति कहां मिल सकता है, सही मायने में विकास के अर्थ जो चाहते हैं उस रूप में काम कर सके, ऐसा कहां मिल सकता है? तो एक ईमानदार और परिश्रमी और राष्ट्रीय सोच वाला व्यक्ति, उसको ढूंढते 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 शायद बीजेपी के बारे में ये बातें कही जा रही है और नरेंद्र जी मोदी को सर्वोपरि माना गया है।
चलिए, यही एक वजह मानी जा सकती है। मुख्य लेकिन बात मेरा एक सवाल सर आपसे ये है, आपने कहा कि हम ईमानदार, राष्ट्र के प्रति समर्पित, निष्ठावान। आपको ये तीन चीजें जो आपने बताई, मनमोहन सिंह जी में कहीं को संदेह नजर आ रहा था आपको इस बात के लिए? उनके निष्ठा पे, देश के प्रति कोई आपको संदेह है? उनकी ईमानदारी पे कोई शक कर सकता? आपकी पार्टी के नेता कहते हैं कि ईमानदार प्रधानमंत्री, आपकी पार्टी, मेरा मतलब बीजेपी के लोगों ने भी कहा कि ईमानदार पार्टी, ईमानदार नेता के रूप में मनमोहन सिंह है। तो उनमें और फिर नरेंद्र मोदी जी में कहां अंतर रहा? वो एक चुटकुला है कि चोर आए, चोरी करके ले गए और दुर्गालाल जी हंसते रहे, लेकिन बाद में पता पड़ा कि दुर्गालाल जी 6 महीने के ही थे। अर्थात वो प्रधानमंत्री हुए तो क्या हुआ, अगर चुपचाप बैठे हैं, मुंह के पट्टी लगा के बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं और किसी की रिमोट से काम कर रहे हैं, आज इतने सारे अनुबंधों में बांध दिया, आने वाली सरकारें उनका जवाब दे पाएंगी क्या? इसलिए मनमोहन जी ने जो किया, सबकी नजरों में बहुत शांत, ईमानदार व्यक्ति थे वो, निसंदेह, लेकिन उनके पीछे कितने प्रकार के और अनुबंध हुए हैं ये सामने आएंगे धीरे धीरे। माहिर आजाद साहब खुद देखेंगे उन चीजों को। चलिए, वो तो माहिर हमने तो वाजपेयी जी का शासन भी देखा है, तब ईमानदारी और भ्रष्टाचार की क्यों नहीं जागृति हुई आप में? इसलिए एक बार और देश ने की युवा ने करवट ली है, समय की शुरुआत हुई है। इस देश में वापस जो है ना, मातृभूमि के ऊपर समर्पित होने वाले लोगों वो सत्ता में जाएं और उसके बाद सबको साथ लेके चलें। ये सांप्रदायिक भेदभाव, टूट फूट, ये सब राजनेताओं के किए क्रम में, इसमें देश की जनता कहीं नहीं चाहती और संघ तो बिल्कुल ही नहीं चाहता। चलिए बद्री जी, ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन मैं एक छोटा सा सवाल का जवाब मांगना चाहूंगा आपसे, उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये आप जो बात कर रहे हैं, एक उम्मीद बता रहे हैं कि भविष्य की उम्मीद है नरेंद्र मोदी से, और वो देश के प्रति समर्पित, राष्ट्र भावना, सब चीजें सामने होंगी। लेकिन ये इतनी चीजें जो माहौल बन चुका है, ये उम्मीदें, भावनाएं नरेंद्र मोदी से जुड़ चुकी, इन चुनौतियों का क्या होगा? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ईमानदार चेष्टा होती है तो कहीं अड़चन नहीं आने वाली। लोग चाहते हैं सही काम हो, लाइन तोड़ के काम करने वाले लोग ही दुखी होंगे। जो लाइन में लग के काम करना चाहते हैं वो आज इसलिए दुखी हैं, इसलिए लाइन तोड़ते हैं कि उनका नंबर ही नहीं आता कभी। राकेश जी, आपसे एक बार फिर मैं, आपकी पार्टी पे सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि दिल्ली में जो कुछ किया आप लोगों ने, आपको एक मौका मिला, लेकिन एक गलती के रूप में भी लोग देख रहे हैं और जिसका असर लोकसभा चुनाव पे भी आ सकता है, ऐसा लोगों का मानना है। जी, आपसे जानना चाहूंगा मैं। नहीं, देखिए, पहली बात तो मैं दोबारा आना चाहूंगा उस बात पर, जैसा कि मोहनलाल जी ने कहा था, पिछले कई सालों में जो जनता ने देखा भ्रष्टाचार और सभी पार्टियों के अंदर जो पतन हुआ है राजनीति में, उससे कारण जनता में आक्रोश आया था और उस आक्रोश के खिलाफ जनता सारी इकट्ठी हुई थी। अब किसी तरीके से वो जो जनाक्रोश था उसका लाभ शायद बीजेपी काफी हद तक ले लिया, बीजेपी ने मार्केटिंग के जरिए, और मोदी जी का चेहरा जो खड़ा किया गया, क्योंकि बीजेपी ब्रांड अगर आप यूज करते हैं तो बीजेपी की सरकार कई राज्यों में है और वहां भी भ्रष्टाचार हुआ है, इस वजह से बीजेपी को आप मार्केट नहीं कर सकते थे। लोग जानते हैं कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों बराबर है, तो एक ब्रांड इनको करना था, इसलिए मोदी जी को खड़ा किया है सामने। अब नतीजे क्या होंगे ये तो कल पता चलेगा, लेकिन हमारा काम था एक विकल्प देना जनता को, एक साफ राजनीति करना, अच्छे लोगों को मैदान में उतारना और मौका देना कि वो जनता का प्रतिनिधित्व कर पाए।